हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को जिन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में सीख रखा है और जानेंगे कि किस तरीके से गेट में पूछने वाले न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं, किस तरीके से उनकी लैंग्वेज चेंजेस होती हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस को हम कितने इजीली तरीके से अप्रोच करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देर न करते हुए इस वीडियो की शुरू करते हैं। पर आप मेरी एक बात सुनिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स और लाइक बटन से जरूर बताइए कि इस वीडियो को कैसा लगा आपको, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी जो अप्रोच है आपको किस तरीके से लगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। दोस्तों, मैं यहाँ कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन ये आज का पहला सवाल है हमारा। ये सवाल पूछा गया था गेट 2016 के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ देखिए, अ कंपोजिट वॉल इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन in the fashion shown below. The resistance of each of the sections of the wall is indicated in the diagram. पूछा गया है the overall resistance in Kelvin per watt round off of the first decimal place of the composite wall in the direction of heat flow. तो आपको यहाँ पर एक बॉडी बनाकर दिखाई है उन्होंने, और हीट डायरेक्शन का फ्लो दिया हुआ है, और इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बीच में इस बॉडी का टोटल हीट रेजिस्टेंस कितना होगा उसका हमें बताना है अपने आंसर में, और वो आंसर आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जब प्लेन वॉल का क्वेश्चन आता है, मल्टीपल प्लेन वॉल्स, तो उस कंपोजिट सिस्टम को सॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस में हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलेस में हमें एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल में होता है। तो जो सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R1, R2, R3 एंड सो ऑन। यानी कि आपकी नंबर ऑफ बॉडीज कितनी भी हो, आप उनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए तो वही आपका टोटल ऑफ हीट रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन पैरेलल के केस में हमने जाना था कि 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये कुछ हीट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह ही है हीट में, क्योंकि उसमें भी हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस को इस तरीके से ही कैलकुलेट करते थे। तो चलिए, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि हो सकता है आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा हो। अगर ऐसा है तो आप हीट ट्रांसफर की प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने पहले बता रखी है। तो बस यहाँ पर आपको देखना है कि आपका कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। तो देखिए, मैंने जो वैल्यू दे रखी है R3, इसका नाम दिया R1, 0.25 वैल्यू को दिया मैंने R2, जिसकी वैल्यू मैंने 1 दी है उसकी नाम दिया R3, और 0.7 वाले का नाम दिया मैंने R4। अब डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के अकॉर्डिंग R1 और R4 ये तो सीरीज में है, लेकिन R2 और R3 पैरेलल में है एक दूसरे के। तो हम सबसे पहले R2 और R3 को सॉल्व कर लेते हैं और एक कॉमन रेजिस्टेंस ले आते हैं R2 डैश। तो R2 डैश की वैल्यू कैसे होगी, 1/R2 डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। R2 और R3 की वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगी 1/0.25 प्लस 1। यहां से आप R2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 डैश की वैल्यू आएगी दोस्तों 0.2, तो आपकी वैल्यू हो गई आसान। अब इन दोनों की जगह
आप लिख सकते हैं R2 डैश। तो ये तीनों सीरीज में हो गए। बस आपको कुछ नहीं करना, आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश प्लस R4। इनमें आप वैल्यूज रख दीजिए। ये आपको दी है 3, आपने ये कैलकुलेट करी 0.2 और R4 की है वैल्यू 0.7, तो आंसर आ गया आपका 3.9। और यही आपको फिल करना था अपने फर्स्ट डेसिमल तक। देखा आपने किस तरीके से सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होगा एक ही क्वेश्चन में। पहले आपने पैरेलल के थ्रू एक कॉमन रेजिस्टेंस निकाला जो बाकी रेजिस्टेंस से सीरीज में था। अब आप मुझे बताइए कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन इसमें भी होगी कि कैसे जाने कि पैरेलल है कि सीरीज है। तो दोस्तों आपको इसके लिए डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को देखना है। जिस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर कोई बॉडी है जो इस तरीके से बनी है, ओके, और यहां मैंने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कुछ इस तरीके से बताया है, लेफ्ट टू राइट। तो याद रखिए कि जब लेफ्ट टू राइट होगा और दो बॉडी बनी होगी तो यहां पर हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का केस आ जाता है वहां पर होता है पैरेलल का केस। जहां भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां होगा पैरेलल का केस। और अगर ये दो बॉडी ऐसे होते और हीट फ्लो का डायरेक्शन इस तरीके से होता तो यहाँ पे किसी भी हीट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना पड़ रहा, वो पहले फर्स्ट केस में होती हुई पूरी की पूरी दूसरे केस में जाएगी। यानी कि ये वाला केस हो गया सीरीज का केस। तो अब आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। अगर आपको फिर भी है तो आप मेरे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको किस पॉइंट में कंफ्यूजन है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में पूछा गया है कि अ ब्रिक वॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर थिकनेस हैज अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.7. An insulation of thermal conductivity 0.2 is to be applied on one side of the wall so that heat transfer through the wall is reduced by 75%. The same temperature difference is maintained across the wall before and after applying the insulation. The required thickness in centimeter of the insulation. ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2014 में केमिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में। इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक सॉलिड ब्रिक वॉल है, ये केस 1 में बोला गया, जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और यहां से कोई हीट पास आउट होती है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T1। ओके, ये आपकी वैल्यू दी थी केस 1 में। दूसरे केस में बोला गया कि इस बॉडी के आगे आपने एक थर्मल इंसुलेशन बॉडी यूज करी और उस थर्मल इंसुलेशन बॉडी को यूज करने के बाद, ये आपकी पहली बॉडी थी, ये आपकी दूसरी बॉडी है, तो थर्मल इंसुलेशन को जब यूज किया गया तो जो हीट आई Q2, ये Q2 की वैल्यू Q1 से 75% कम हो गई, यानी कि Q2 इक्वल टू 0.25 Q1। और यही था इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके साथ बोला गया कि इसकी थिकनेस की वैल्यू बताओ कि ये 25% रह जाए या 75% रिड्यूस हो जाए, जबकि अभी भी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी कि ये भी डेल्टा T1 है। तो देखिए आपको बोला गया आपके पास एक केस 1 में बॉडी थी जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर, के की वैल्यू दे रखी है। ओके, आपको बोला गया एक थर्मल इंसुलेशन मटेरियल यूज करो जिस यूज करने से हीट ट्रांसफर की वैल्यू 75% वैल्यू कम हो जाएगी। बच्चे Q2 इक्वल टू 0.75 Q1 लिख देते हैं, जो कि टोटली गलत है। ये आपको दिया इसलिए गया घुमाने के लिए
कि डायरेक्टली आप 75 को 0.75 लिख के Q1 के इक्वल टू करके और अपना सॉल्यूशन कर ले, लेकिन उससे जो आंसर आएगा वो टोटली गलत होगा। और याद रखिएगा ये सारे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपकी अप्रोच एकदम सही होना बहुत जरूरी है, वरना आप ये भी नहीं पता कर पाओगे कि आपका आंसर गलत कहां पर हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इस बॉडी की थिकनेस बतानी है कि कितनी थिकनेस होगी। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। आपको यहाँ पर दिया गया है x1। x1 कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 मीटर। आपको K1 की वैल्यू दे रखी है जो कि है 0.7 वॉट पर मीटर पर केल्विन। आपको K2 की वैल्यू दे रखी है जो कि है 0.2 वॉट पर मीटर पर केल्विन, और आपको X2 की वैल्यू बतानी है कि उस इंसुलेशन मटेरियल की थिकनेस क्या होगी। सिंपल सा इतना पूछा है। तो देखिए आपने क्या किया, Q का फॉर्मूला आप फोरियर लॉ से जानते हैं, तो Q1 क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 डिवाइडेड L1 अपॉन K1। ये केस 1 है। और केस 2 में Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 की वैल्यू होगी डेल्टा T1, क्योंकि उन्होंने बोला है बिफोर एंड आफ्टर डेल्टा T इज सिमिलर। ये देखिए यहां बोला है बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द इंसुलेशन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज सेम। तो देखिए Q2 की वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल कंपोजिट वॉल में समझाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। चलिए, और आपको कंडीशन दी है Q2 इक्वल टू 0.25। चलिए अब दी हुई कंडीशन में आपको Q1 और Q2 की वैल्यू रखनी है। तो Q2 की वैल्यू आपने रखी डेल्टा T1 डिवाइड L1 की वैल्यू है 0.2 अपॉन 0.7 प्लस L2 जिसे हमें फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू दी है 0.2 इज इक्वल टू 0.25 डेल्टा T1 डिवाइडेड 0.2 अपॉन 0.7। ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो बस अब आपको सॉल्व करना है। डेल्टा T1 से डेल्टा T1 कैंसिल आउट, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 0.2857 प्लस 5L2 इज इक्वल टू 0.8750। यहां से आपको L2 की वैल्यू निकल कर आएगी 0.1714 मीटर। लेकिन आपको पेपर में तो पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर होगा 17.14 सेंटीमीटर। आपको डेसिमल का भी याद रखना है और आपको यूनिट का भी याद रखना है, क्योंकि आपने आंसर तो सही निकाल लिया, लेकिन आप मीटर में अगर अपने आंसर को फिल करके आएंगे जल्दबाजी में, तो वो आंसर तो सेंटीमीटर में पूछा गया था। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमेशा कि यूनिट कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपसे आंसर में वैल्यू पूछी गई है सेंटीमीटर में, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी यहां तक निकालने वाली। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल को, कंसीडर अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ यूनिट थिकनेस फॉर विच द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज with increasing in temperature. The opposite face of the block are maintained at constant but different temperature. At x equal to 0 is greater than at x equal to 1. यानी कि हम मान लेते हैं T1 is greater than T2. Heat transfer is
by steady state conduction in x direction only. There is no source or sink of heat inside the block. In the figure, identify the correct temperature profile in the block. तो आपको बताया गया है कि एक सॉलिड बॉडी है जिसके दो टेम्परेचर फेस हैं T1 और T2। यहाँ x इक्वल टू 0 है और इसकी थिकनेस है L। एट x इक्वल टू L पे T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2 है। यहां तक तो आपको सारी बात क्लियर है। अब इस बॉडी के अंदर क्या टेम्परेचर प्रोफाइल फॉलो होगी? A होगा 1, B 2, C और D। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि किस प्रोफाइल को ये फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपको वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताया था कि K की दो वैल्यूज होती हैं जो टेम्परेचर पर वेरी करती हैं। वो होती है 1 प्लस बीटा टी और एक होती है K इक्वल टू K नॉट 1 माइनस बीटा टी। अब K इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी और माइनस टी में मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था कि जब प्लस होगा तो क्या फॉलो करेगा और माइनस होगा तो क्या फॉलो करेगा और लीनियर होगा तो कैसा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले केस में अगर पॉजिटिव होगा मींस प्लस है तब क्या होगा? अगर हम x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करें तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी और इस टेम्परेचर की वैल्यू कम होने से K की वैल्यू क्या होगी? कम होगी पहले के केस के अकॉर्डिंग। और जब K की वैल्यू कम होगी तो प्लेन वॉल में मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था dt ओवर dx में कि dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K। यानी कि K की वैल्यू अगर घटेगी तो dt की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब इस केस में K की वैल्यू घट रही है तो dt की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि वो एक अपर वैल्यू को कवर करेगा। यानी ये जो सेकंड ग्राफ है वो है प्लस वाले केस का। ठीक है, अब देखते हैं माइनस वाले केस के लिए। माइनस वाले केस में अगर हम x की वैल्यू को बढ़ना शुरू करें तब क्या होगा? t की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि t तो घट रहा है, T1 इज ग्रेटर देन T2 है। जब t की वैल्यू घटेगी यहां पर तो माइनस की वजह से K की वैल्यू बढ़ना शुरू कर देगी प्रीवियस केस से, क्योंकि जितना t कम होता जाएगा उतना डिफरेंस बढ़ता जाएगा और K की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस K की वैल्यू बढ़ने से dt ओवर dx कम होता जाएगा इस रिलेशनशिप की वजह से। K की वैल्यू बढ़ाओगे dt कम होगा, K की घटाओगे dt बढ़ेगा। तो यानी कि जब हम माइनस के केस को लेके चलते हैं तो dt ओवर dx कम होना लग जाएगा और वो फॉलो करेगा तीसरे वाले कर्व को। अब आपसे सवाल में पूछा गया है, ये देखिए इसमें बोला गया है सॉलिड ब्लॉक यूनिट थिकनेस विच थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से K की वैल्यू कम हो जाए। टेम्परेचर के बढ़ाने से K की वैल्यू कम हो जाए। वो किस केस में हो रही है? माइनस वाले केस में हो रही है, क्योंकि जब T कम हो रहा है तो K बढ़ रहा है, T बढ़ेगा तो K कम होगा, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन की वजह से सेकंड केस फॉलो होगा और आपका आंसर होगा C, थर्ड कर्व। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कितना आसान सवाल पूछा गया था, लेकिन पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड था कि आपको पहली लाइन में बोल दिया गया K की वैल्यू कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो बस आपको अपने दोनों केस लगा के एक एक लाइन की रीजनिंग लगानी थी प्लस माइनस कम करके और आपका आंसर आपको मिल जाता। कितना आसान था। तो इसका आंसर होगा C। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है? हीट जनरेटेड एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ 100 watt
ड्यू टू रेजिस्टेंस हीटिंग इन अ लॉन्ग वायर जिसकी लेंथ है 5 मीटर और डायामीटर है 2 mm. This wire is wrapped with an insulation of thickness 1 mm that has a thermal conductivity of 0.1 watt per meter Kelvin. The insulated wire is exposed to air at 30 degrees Celsius. The convective heat transfer between the wire and the surrounding air is characterized by a heat transfer coefficient of 10 watt per meter square Kelvin. The temperature in degrees Celsius at the interface of wire and the insulation is. ये सवाल पूछा गया था गेट 2012 गेट के एग्जाम में। चलिए इस सवाल को अगर सरल भाषा में पिक्चराइज किया जाए तो आपको एक लॉन्ग वायर दिया है, मैं आपको कुछ इस तरीके से बना के दिखाता हूं। इसका सेंटर हम यहां मान लेते हैं और इसकी रेडियस दी है, इसका डायामीटर दिया, मैं रेडियस बोलता हूं R1। उसके बाद इस पे 1 mm की थिकनेस लेयर लगाई है जो कि है इंसुलेटेड, और उस इंसुलेटेड की थिकनेस दी है आपको 1 mm। ओके, तो मैं मान लेता हूं यहां तक की रेडियस हो गई R2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस और इस आउटर सरफेस और एयर के बीच जो भी सराउंडिंग है उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है 10, और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल का K दे रखा है जिसकी वैल्यू है 0.1। इतनी वैल्यू आपको दे रखी है। इसकी लेंथ दे रखी है वायर की जो कि है 5 मीटर। आपको R1 की वैल्यू दे रखी है 1 mm। आपको डायमीटर दिया है, आपने उसको हाफ कर लिया और मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.001 मीटर। R2 की वैल्यू में उसकी थिकनेस को ऐड कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 0.002 मीटर। आपको K1 Ki इंसुलेशन की वैल्यू दे रखी है 0.1 वाट पर मीटर पर केल्विन और H की वैल्यू दे रखी है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। मैं आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज इसलिए लिख के बताता हूं क्योंकि आपको अप्रोच भी ऐसे ही करना है जिससे कि आपकी यूनिट्स कंसिस्टेंसी हमेशा एक्यूरेट हो। कभी कभी ये लोग यहाँ पर mm दे देते हैं, सेंटीमीटर दे देते हैं, तो आपको हमेशा सभी यूनिट्स को एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करके रखना है। आप जरा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इस इंसुलेटेड मटेरियल के और जो लॉन्ग वायर है इसके बीच का टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर मैं मान लूं यहां का टेम्परेचर है T1, सरफेस का टेम्परेचर है T2 और इनफाइनाइट तो दे रखा है 30, तो मुझसे पूछा गया है T1 की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि T1 की वैल्यू क्या है, सरफेस और इंसुलेटेड वायर और इंसुलेटेड मटेरियल के बीच का टेम्परेचर है, इंटरफेस टेम्परेचर। आपको ये पूछा गया। आपको T2 की वैल्यू भी पूछी जा सकती थी, हम उसको भी निकालेंगे और देखेंगे कि अगर आपसे पूछता कि आउटर सरफेस की वैल्यू क्या होगी तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। भैया एक पेपर में तो ये पूछ लिया कि आप इस वैल्यू को बताइए इंटरफेस की, हो सकता है अगले साल आने वाले में T2 की वैल्यू पूछ ले, तो आपको निकालनी आनी चाहिए। चलिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q की वैल्यू दे रखी है जो कि है 100 वॉट एट स्टडी स्टेट। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि आप कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि कंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप इन वैल्यूज को एक्यूरेटली निकालेंगे। तो याद रखिए आपके पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम में हीट जनरेट हो रही है और उसको रैप कर दिया गया किसी दूसरे मटेरियल से।
ओके, रैप कर दिया, और इस मटेरियल से अंदर जो भी हीट है वो सराउंडिंग जा रही है। तो हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन। आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहां पर जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो सभी बाहर जाएगी, और तो उसकी कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती। तो जब इन लेयर्स से वो होती हुई जाएगी, तो ये लेयर्स जो है इंसुलेटेड मटेरियल और वायर की, वो फॉलो करेंगी कंडक्शन का रूल, और इस आउटर सरफेस से जो भी हीट का लॉस होगा सराउंडिंग में, वो हीट लॉस किसकी वजह से होगा? कन्वेक्शन की वजह से। यानी कि आपको कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन करना है किसके? जो आपके पास हीट है अंदर। तो बस आप एक बार कंडक्शन को इक्वल टू कीजिए, एक बार कन्वेक्शन को इक्वल टू कीजिए, और आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। चलिए रखते हैं इसको। तो देखिए, Q इक्वल टू डेल्टा टी वन, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं आपके बहुत आसानी के लिए T1 माइनस T2, क्योंकि कंडक्शन में तो यही फॉलो हो रहा है। ln R2 अपॉन R1 डिवाइड 2 पाई KL, और कन्वेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? HA T2 माइनस T इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए, अब आप एक बार सबसे पहले Q और कन्वेक्शन को ले लीजिए, और यहां से आपको T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है 100, H की वैल्यू दे रखी है आपको 10, A की वैल्यू आप क्या मानेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन अगर आउटर सरफेस में हो रहा है तो आपको आउटर सरफेस की ही वैल्यू चाहिए। तो 2 पाई R2 L की वैल्यू कितनी है आपकी? 5, और T2 माइनस 30। तो यहां से आपको R2 की वैल्यू T2 की वैल्यू पता चल जाएगी। T2 की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगी फाइनली 189.15 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका आंसर होता अगर वो आपसे पूछते कि इंसुलेटेड मटेरियल और सराउंडिंग का इंटरफेस टेम्परेचर क्या होगा। ये क्या है? इंटरफेस टेम्परेचर बिटवीन सरफेस एंड सराउंडिंग। लेकिन आपसे पूछा गया है इंसुलेटेड मटेरियल और वायर के बीच का इंटरफेस, यानी कि आपको क्या करना है? Q इक्वल टू T1 माइनस T2 की वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है। तो Q की वैल्यू है 100, T1 की आपको वैल्यू पता करनी है, T2 की है 189.15 डिवाइड ln की वैल्यू क्या है? R2 0.002 डिवाइड 0.001 अपॉन 2 पाई, K की वैल्यू कितनी है? 0.1, और L की वैल्यू है 5। यहां से आपको T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको कैलकुलेशन इजी होगा। इस पूरे ब्रैकेट को आप यहां भेजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसमें 189 को प्लस कर दीजिए, यानी कि वो आपकी फाइनली वैल्यू जो होगी, सो T1 इक्वल टू 211.21 डिग्री सेल्सियस, और यही है आपका फाइनली आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया था, बस इंटरफेस का टेम्परेचर पूछा। तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट को यूज करना था, कंडक्शन इक्वल टू कन्वेक्शन। अभी आप लोगों ने कन्वेक्शन को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में बता रखा है 2 वीडियोस में, तो आपको वहां से इस फॉर्मूले का अंदाजा लग जाएगा और इस फॉर्मूले का यूज करते ही आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। और बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं स्पेशल। तो देखा आपने किस तरीके से आसानी से गेट के सभी क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया और जाना कितनी सिंपल अप्रोच को। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको हीट ट्रांसफर का सभी कोर्स और आने वाले वीडियोस में मैं आपको हीट ट्रांसफर के अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक और बाकी सभी कोर्सेज जो केमिकल इंजीनियरिंग में होते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको सभी वीडियोस को आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो बस आप मेरे साथ यहीं बने रहिए एमिनेंस क्लासेस पर। हम इसी तरीके से अपने कोर्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे और अपनी अप्रोच को और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो बस आप हिट बटन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स शेयरिंग कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर।